मॉर्निंग में 2 क्लासेस मुझे रिशेड्यूल करनी पड़ी है, इसलिए क्योंकि नया कोर्स जो लॉन्च हो रहा है उससे ये 2 क्लासेस क्लैश कर रही थी। तो आज और कल तो दिवाली है, कल तो कोई क्लास होनी नहीं है, परसों ये 2 क्लासेस आती हैं। तो ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं स्लाइड पे कवर पे, ये हम आज पढ़ेंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो कि बहुत ही विराट है, उसके बारे में 5 ईयर प्लान हम पढ़ रहे थे, 1-2 प्लान किया भी था कल की क्लास में। इंडो चाइना डिस्प्यूट, इंडो पाक डिस्प्यूट, इंडो बांग्लादेश रिलेशन, नॉन अलायंस मूवमेंट, इंडो तिब्बत रिलेशन, एंड और बाकी और भी चीजें। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, एक बार कंफर्म कीजिए कि क्या वाकई पहले से बेटर है साउंड क्वालिटी, क्योंकि मैंने विंडो अपडेट किया है। हेडफोन चाहिए, हेडफोन। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने कर ली थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1961 और 1966 तक, लेकिन इसी समय एक विभीषिका गई भारतीय इतिहास में, जिससे सभी वाकिफ हैं। मतलब 2-2 विभीषिकाएं हैं, 3 विभीषिकाएं। 1962 में क्या हुआ? इंडो चाइना वार। फिर 1965 में क्या हुआ? इंडो पाक वॉर। और इसी के साथ 1966 में भीषण सूखा पड़ गया। इन सब कारणों से कुछ नहीं हो पाया, लेकिन इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक काम हो पाया। झारखंड में ये है बोकारो। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का स्थापना हुआ। ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो 4th 5 ईयर प्लान है, यानी नेक्स्ट जो टाइम पीरियड था 1966 से 69, इसको प्लान हॉलिडे की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि 66 में रुपए का अवमूल्यन किया गया और नारीमन समिति की सिफारिश ने एक योजना थी इस समय, जिसे कहते हैं लीड बैंक की योजना, लीड बैंक प्लान। अब इस टाइम में एक नई कृषि नीति अपनाई गई। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज के वितरण, उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, सिंचाई क्षमता का विकास किया गया, और भू संरक्षण पर जोर दिया गया। इसी कालखंड में भारत में बहुप्रसिद्ध
ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू होता है। हाँ, बोकारो स्टील इंडस्ट्री रूस के सहयोग से बनाई गई 1964 में। चौथी पंचवर्षीय योजना इसके बाद आती। 1969 टू 74। इसमें नारा दिया गया ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। और इसका प्रारूप तैयार किया था TER कार्डिगल ने। इस योजना की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो भी कॉमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि भारत में पहला अंडरग्राउंड एटॉमिक परीक्षण पोखरण में किया गया 1974 में। और इस परीक्षण का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। मुस्कुराते हुए बुद्ध। इसी योजना की विशेषता है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। ये सब इंदिरा गांधी का कार्यकाल है। हम दो हमारे दो। तो यही योजना आपके सिलेबस में है 1972 तक। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की विदेशी नीति। भारत की विदेशी नीति पर जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव पूरी तरह से। और भारत की विदेशी नीति मानी जाती है सर्वाधिक उत्तम विदेशी नीतियों में एक। इसके बहुत सारे तत्व हैं जिनको वन बाई वन हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले विदेशी नीति के सिद्धांत। नेहरू जी ने जो विदेशी नीति घोषित किया था वो है विश्व शांति। इसका उद्देश्य गुटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध, अफ्रीका और एशिया की एकता जिसको कहते हैं एफ्रो एशियाई यूनिटी, संयुक्त राष्ट्र संघ पे विश्वास। ये सब भारतीय विदेश नीति के नींव के पत्थर समझे जाते हैं। एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। विदेशी नीति के आधार रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। यानी पूरा विश्व हमारा परिवार।
सबसे पहले गुटनिरपेक्षता क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है। दो तरह की विचारधाराएं हैं जो इन दोनों ध्रुवों को डिसाइड कर रही हैं। एक विचारधारा जो रूस की विचारधारा है, जिसे हम बोलेंगे साम्यवाद। यहाँ पे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ यूएसएसआर में। दूसरी विचारधारा का केंद्र है अमेरिका, इसको कहते हैं पूंजीवाद। साम्यवादी आंदोलन पूरी तरह से मजदूरों पर आधारित था, किसानों और मजदूरों पे। पूंजीवादी आंदोलन आधारित था उद्योगपतियों पे। अब इन्होंने पूरे विश्व में एक छद्म युद्ध का निर्माण किया, यानी वो युद्ध खुलेआम तो नहीं होता था, छुप छुप के होता था, प्रतिस्पर्धा। इसे ही कहा जाता है साम्यवाद, सॉरी शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। पूरी दुनिया या तो साम्यवादी पाले में थी या तो पूंजीवादी पाले में थी। लेकिन कुछ राष्ट्रों के सहयोग से, जैसे नेहरू जी ने भारत को एक नया नया राष्ट्र इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, खासकर इन राष्ट्रों को नेहरू जी ने एकजुट करके बोला कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। और एक आंदोलन चलाया कि हम दोनों गुटों से अलग रहेंगे, ना हम पूंजीवादी होंगे ना हम साम्यवादी होंगे, हम समाजवादी होंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था होंगे। इसे कहा जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट, नैन। भारत ने पूरे विश्व पटल पर अपनी अलग ही पहचान बनाई और इस गुटबाजी को विश्व युद्ध का कारण बताया और कहा कि हम इसमें योगदान नहीं दे सकते। हाँ, जहनी तौर पे गुलाम तो हो ही जाते हैं। और 1955 में इंडोनेशिया में एक जगह है, उसका नाम है बांडुंग। बांडुंग में सम्मेलन हुआ और नेहरू जी ने इसकी पूरी प्लानिंग घोषित की। हालांकि पहला शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो थे ही थे, साथ ही मिस्र के प्रधानमंत्री गमाल अब्दुल नासिर ये बैठे और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्राज टीटो। इन तीनों लोगों ने बेलग्रेड में ये सम्मेलन किया। अब नेहरू जी के गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी? यह है टीटो। गुटनिरपेक्षता की नीति तो आजादी के तुरंत बाद इतनी विकसित नहीं हो पाई। 1947 से लेकर के 50 तक गुटनिरपेक्षता अस्पष्ट थी, क्लियर नहीं थी और भारत कमोबेश अमेरिका की तरफ ज्यादा झुका हुआ था, क्योंकि भारत के सामने भी मजबूरी थी। उसको हर एक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता थी, जैसे एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा लेनी थी उसको। साथ ही साथ पूंजीवाद की जरूरत थी, तुरंत साम्यवाद लागू नहीं हो सकता था। ब्रिटिश इकोनॉमी को सस्टेन किया गया क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमी का प्रभाव था, अभी तक ढांचा भारत का वही था। सीमाओं पर अभी भी अंग्रेजों का ही नियंत्रण था, निरीक्षण था। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ निर्भर रहना स्वाभाविक था। और इसी तरह से इसने विदेशी नीति को भी व्यवस्थित किया। उस समय जो भी घटनाएं हो रही थी, धीरे धीरे भारत ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया और अमेरिका से अपना रुझान सोवियत यूनियन की तरफ करना शुरू करता है। अब सोवियत यूनियन से इसकी निकटता में वृद्धि हो गई। इधर एक और खेल चल रहा था अमेरिका के द्वारा। अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घातक हथियार प्रोवाइड करने लगा ताकि दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। जैसे जैसे भारत रूस की तरफ अपनी गतिविधियां बढ़ाता जाता, वैसे वैसे अमेरिका
पाकिस्तान में अपनी सहायता बढ़ाता जाता, बड़े मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए। भारत और अमेरिका के संबंधों में कटुता पैदा होने लगी। इसी बीच नेहरू जी रूस की यात्रा पर निकल गए। इससे तो स्थिति और भी स्पष्ट होगी। सद्भावना यात्रा की, रूस से व्यापार बढ़ने लगा। और उन्होंने पीछे बताया कि भिलाई इस्पात कारखाने के लिए तकनीकी सहायता रूस ने ही प्रदान की थी। 1956 में स्वेज नहर का मामला आया। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे, इसमें जमीन को थोड़ा ऐसा खोद दिया गया यहाँ से पानी का जहाज गुजर सके। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका से आने वाले जहाज इस मार्ग से आसानी से इस दुनिया में आ सकते थे। अदरवाइज जो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से घूम करके गया था, वो लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। स्वेज नहर तो बन गया, और स्वेज नहर अरब और मिस्र इन दोनों के बीच में है। ये अरेबियन कंट्री है और ये इजिप्ट। अब इस पे प्रश्न खड़ा हो गया कि स्वेज नहर किसके अधिकार में रहेगा। ये मामला उसी तरह का था जैसे प्राचीन काल में सिल्क रूट हुआ करता था। तो सिल्क रूट जिसके अधिकार में था वो ज्यादा समृद्ध हो जाया करता था, क्योंकि उसको टोल टैक्स बहुत भारी मात्रा में मिलते थे। तो इसी तरह से स्वेज नहर का भी मैटर खड़ा हुआ। इसमें रूस मदद कर रहा था अफ्रीका की, और अमेरिका मदद कर रहा था अरब की, क्योंकि अमेरिका और अरब में तेल को लेकर के काफी गठबंधन है, ओपेक कंट्रीज दोनों थे। और रूस क्योंकि गुटनिरपेक्षता को भी मानता था थोड़ा बहुत, और भारत से भी नजदीकी थी, इसलिए मदद कर रहे थे अफ्रीका में। इसमें भारत ने सीधे सीधे पक्ष ले लिया अफ्रीका का। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया, इसकी भारत ने निंदा की। तो इससे भी स्पष्ट हो गया कि रूस से निकट है भारत। लेकिन हम देखते हैं कि एक साल बाद 1957 में आर्थिक संकट आता है पूरे विश्व में। पूरी दुनिया में खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, विदेशी मुद्रा का अभाव है। अब भारत की मजबूरी हो गई कि वो पश्चिम की तरफ झुके। इसी आलोक में नेहरू जी ने अमेरिका की सद्भावना यात्रा की। और अमेरिका से निकटता बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया भारत पर। 1963 में हम देखते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच परमाणु ऊर्जा के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुका था। और भी बहुत सारे इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहायता, ये अमेरिकी यात्रा का ही दृश्य है। नेहरू जी गए हुए हैं अमेरिका। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बड़ी शांति है क्लास में। इसके साथ साथ ही 1964 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच भी समझौता हुआ। कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है? ब्रिटेन ने भारत में सहयोग दिया मझगांव बंदरगाह बनवाने के लिए। और बहुत सारे युद्धपोत ब्रिटेन के सहयोग से भारत में बने। 1964 में ही राधाकृष्णन ने, उस समय के राष्ट्रपति थे, इन्होंने अमेरिका की यात्रा की और दोनों देशों के बीच दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीनी आक्रामक गतिविधियों को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ साथ यहाँ पे भारत और अमेरिका और रूस दोनों से शक्ति संतुलन स्थापित करने का भारत प्रयास कर रहा है। तो ये गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी, ये पूरी तरह से उनके विरोध में नहीं थी, उनके समन्वय पे आधारित थी। लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति के स्रोत केवल नेहरू ही थे और कोई नहीं था। नेहरू के जाने के बाद ये धीमी पड़ गई, और इस नीति का भारत को सबसे बड़ा घाटा हुआ 1962 में चाइना द्वारा अटैक। अगर वो सीधे अमेरिका के गुट में रहता भारत, तो ना अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता,
और न ही चीन हिम्मत करता भारत पर आक्रमण की। सबसे बड़ी बात कि जब चीन ने आक्रमण किया था तो गुटनिरपेक्ष जो कंट्रीज थी उन्होंने भी भारत की सहायता नहीं की, जैसे इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। हालांकि भारत उनके हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील था। इस तरह से गुटनिरपेक्षता से नुकसान ही ज्यादा हुआ। और भारत के राष्ट्रीय हित भी सुरक्षित नहीं रहे। लेकिन एक बात और है, तीसरे विश्व युद्ध के नेतृत्वकर्ता का प्रभावपूर्ण दर्जा हासिल हुआ गुटनिरपेक्ष नीति के अनुपालन के द्वारा ही। जो ये नए नए वैल्यूज अंतरराष्ट्रीय पटल पे आए, निशस्त्रीकरण, गठबंधनहीनता, विकासशील देशों की आर्थिक जरूरतों को स्वीकार करने वाली विश्व प्रणाली की स्थापना, गरीब देशों में पूंजी और तकनीकी का निवेश, ये सब गुटनिरपेक्षता की नीति से ही पूरे विश्व के अंग बने। तो पूरी तरह से विफल भी नहीं कहा जाता। दूसरा है डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का सीधा सा मतलब है कि परमाणु हथियारों को समाप्त करना और इस टाइप के जो भी हथियार है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बम का प्रयोग किया गया है। नागासाकी भी उसका चित्र है। नेहरू जी ने डिसआर्मामेंट का हर एक मंच से संदेश दिया और अपने फ्रेंड से भी टकरा जाते थे। जैसे बेलग्रेड में जब शिखर सम्मेलन हुआ 1961 में, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकार्नो, वो इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जिनके पास हथियार है उन्हीं के पास शक्ति है। नेहरू जी ने इनसे भी टकराना उचित समझा। और इसीलिए नेहरू जी यूएनओ को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ को, क्योंकि वो मानते थे कि यूएनओ अगर शक्तिशाली होगा तो ही ये सुरक्षा की गारंटी दे पाएगा विभिन्न देशों को, और इसी के आधार पे निशस्त्रीकरण संभव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हथियार चलाना नहीं जानते थे। जब भी गोवा का मामला आया, कश्मीर का आया, चीन का आया, युद्ध भी लड़ा भारत ने, शक्ति का भी प्रयोग किया। और बहुत सारे ऐसे देश थे जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय, इंडोनेशिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, अंगोला, नामीबिया, इन सभी को नेहरू ने सैन्य सहायता प्रदान की। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी भाईचारे को बढ़ाने के लिए जाति भेद, रंग भेद के किसी भी रूप की हर प्रकार से निंदा की। भारत ऐसा पहला देश है जिसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। भारत की विदेश नीति का एक और भी महत्वपूर्ण पहलू है शह सिद्धांत। शह सिद्धांत का मतलब है म्यूचुअल एग्जिस्टेंस। ये कहता है कि किसी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राष्ट्र को मिटा दिया जाए। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक। देखो, धोखे पे कोई उतर जाएगा ना, तो नेहरू जी ने कोई भी वहां रहता, धोखेबाजी कोई नीति नहीं है। बड़ी कृपा आपकी कि आप मेरी क्लास को लाइव देख रही हैं, ऐसी कृपा बनाए रखिए। जो चीन ने किया वो धोखा था। आपके घर में भी कोई आपसे धोखा कर सकता है, तो आपकी विफलता थोड़ी ना। आप विश्वास कर, नेहरू जी ने विश्वास किया, उसने धोखा किया। सिंपल सी बात है। जहां 10 प्रयास सही होंगे वहां पे एक प्रयास गलत भी, एक का परिणाम अनुकूल नहीं भी होगा। अब चाइना के केस में पंचशील का सिद्धांत था ना, नेहरू जी ने क्या कहा इनसे, यही है वो चीन का प्रधानमंत्री जिसने अटैक किया था भारत में। पंचशील के सिद्धांत ने विदेशी नीति को कॉइन किया है 1954 के बाद।
चीन से नेहरू जी ने वही चीजें मांगी थी जो चीजें सामान्य चीजें हैं। ये है चीन वाला प्रधानमंत्री चेन लाओ। इन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे की सीमा को सम्मान देंगे, कभी भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, इंटरनल मैटर्स हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, एक दूसरे का फायदा हो उसके लिए प्रयास करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। इस पे साइन इस दुबले पतले इंसान ने भी किया, नेहरू जी ने भी किया। नेहरू जी यहाँ पे एक श्रेष्ठ मानव के रूप में सामने आते हैं और ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये तो सामान्य सी चीज थी। अब कोई कह रहा है कि हाँ हम कसम खाते हैं कि हम करेंगे और पीठ में चूरा घूमते हैं, तो इसमें नेहरू ही गलती है। दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को आप नहीं पहचान पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हो, इसका मतलब ये है कि आप उसके स्तर तक जाकर के नहीं सोच रहे हो। उसका स्तर इतना निम्न है कि आप निम्न स्तर पे नहीं जा सकते। ये नहीं जा पाए। भारत का जो आज जो स्वरूप आप देखते हैं ना, उसके डिजाइनर नेहरू, भले अभी कितनी आलोचना की जाए, आलोचना के लिए अब व्यक्ति चला गया और इनकी आने वाली जिन पीढ़ियां थी उन्होंने बेड़ा गर्क किया, लेकिन नेहरू जैसा व्यक्ति भारतीय इतिहास में कोई दूसरा नहीं। आगे के लिए सीख कर सकते हैं। चाइना और पाक की फितरत है धोखेबाजी की। कोरोना के केस में पूरी दुनिया में चाइना का जो रियल फेस है सामने आ गया ना। पूरी दुनिया में आज चाइना के प्रति अच्छी भावना नहीं है। पाकिस्तान की क्या दुर्गति हो रही है कूटनीतिक रूप में, आप देख रहे हो, खाने के लाले पड़े, इकोनॉमी ध्वस्त है, एक फेल्ड कंट्री है। जो औरों की राह में बोटा है कांटे वो हाथ, जख्म रशीदा जरूर होता है। जो दूसरों के कांटे बोएगा ना, वो खुद खून से सना रहेगा। भारत और चीन संबंध, इंडो चाइना वॉर, भारत और चीन के बीच बिगड़ी क्यों? इसके पहले जो माओ था, चीन का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वो नेहरू जी का फ्रेंड था। जब माओ लॉन्ग जर्नी कर रहा था चाइना में कम्युनिस्ट के प्रचार के लिए, सिविल वॉर चल रहा था चाइना में, तो साम्यवादियों के लिए 1930 में कांग्रेस पार्टी ने मेडिकल टीम भेजी थी। कांग्रेस पार्टी ने 1930 में ही मेडिकल टीम भेजी थी। और 8 अक्टूबर 1949 को चीन में जब पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना हुई तो भारत ने तुरंत उसको मान्यता प्रदान कर दी। दलाई लामा पे भी आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में की सुरक्षा परिषद में भारत को एक सीट दी जा रही थी, भारत ने अपनी सीट उठा करके चीन को दे दिया। लेकिन बात बिगड़ गई इस इलाके में आके। ये है तिब्बत। तिब्बत की स्थिति ऐसी है कि सांस्कृतिक रूप से ये भारत और चीन के बीचों बीच। तिब्बत में बौद्ध धर्म है और चीन जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पे साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवाद कहता है धर्म अफीम का नशा है, किसी भी प्रकार का जो धर्म है उसको समाप्त कर दो। और इसी भावना ने तिब्बत के सनातन मूल्यों पर आक्रमण करना शुरू किया जो कि बौद्ध थे। चीन ने वहां के बुद्धिस्टों को परेशान करना शुरू किया, कहा कि तुमको कम्युनिज्म मानना पड़ेगा और ये अपना बुद्धिज्म छोड़ दो। और इनके लीडर थे दलाई लामा। तिब्बत में आंदोलन चलना शुरू हुआ, फ्री तिब्बत।
दलाई लामा जो कि बौद्ध धर्म भारत से ही जुड़ा हुआ है। दलाई लामा यहाँ बैठे हुए हैं, ये शरणार्थी हैं सारे तिब्बत के जो आपको दिख रहे हैं। दलाई लामा ने नेहरू जी से रिक्वेस्ट की कि हमको अगर आप शरण नहीं देंगे तो बौद्ध धर्म पूरी दुनिया से मिट जाएगा, और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे पेरेंटिंग कंट्री हैं, तो शरण तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमें मार रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि बुद्धिज्म का नाश हो जाए और वहाँ कम्युनिज्म आ जाए। ये हमको एक रिलीजन समझ रहे हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअलिज्म है, और इनको हमारी बात समझ में ही नहीं आ रही है, क्योंकि ये उस डायमेंशन के लोग हैं ही नहीं। ये कार्ल मार्क्स को अपना भगवान मानते हैं। अब नेहरू जी शरण कैसे नहीं देंगे बताओ। 1950 ईस्वी के पहले 2000 साल से तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था इसका। हद तो तब हो गई कि जब 1950 में चीन ने उसको हथिया लिया, और दूसरी हद तो ये हो गई कि भारत ने चीन की आलोचना तक नहीं की कि तुमने ऐसा क्यों किया। और तीसरी हद तो ये हो गई कि 1954 में नेहरू जी ने चीन के अधिकार को तिब्बत पर मान्यता भी प्रदान कर दी, और खुश होकर के इसका जो प्राइम मिनिस्टर था चाउ एन लाउ, चाउ एन लाई, ये जो है कोट पहना हुआ है, ये भारत आया और मिले, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजा। व्यापारिक समझौते हुए, दोनों ने शोले के जय और वीरू के साथ जैसे गाने गाए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार। लेकिन दलाई लामा तो फंस गए बीच में। दलाई लामा ने कहा कि भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं तो शोले का ठाकुर हो गया, रामलाल भी नहीं मेरे पास है, और आप हमको शरण दीजिए, नहीं तो ये हमको मार डालेंगे। 10 मार्च 1949 को पूरे तिब्बत में, 1959 को पूरे तिब्बत में आंदोलन खड़ा हो गया। वहां का बच्चा बच्चा फ्री तिब्बत के लिए संघर्ष करने लगा। अब स्थिति वही थी कि भारत जो कभी गुलाम था, भारत जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वही आजादी की लड़ाई तिब्बत भी लड़ने लगा, और भारत से कोई सहयोग नहीं मिला, क्योंकि तिब्बत के लोग दलाई लामा को अपना एक तरह से भगवान का अवतार नहीं मानते थे, उनके पक्ष में खड़े हो गए। और चाइना ने हजारों औरतों, महिलाओं, बच्चों को सरेआम चौराहों पर मौत के घाट उतार दिया, मठों और मंदिरों पर गोले बरसाए। 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा को छोड़ दिया और भारत के धर्मशाला में आ गए। उनके साथ निर्वासित तिब्बतियों का एक बहुत बड़ा जनसमूह भी था। दलाई लामा को शरण देना पड़ा भारत को। अब यहां से तिब्बत और चीन और भारत की बिगड़ गई। अमेरिका का क्या लेना देना है इस मामले से। यूएनओ तो अभी शैशव अवस्था में था, बच्चा था छोटा, शैशवा काल। अमेरिका का ये मैटर ही नहीं है, अमेरिका क्यों कुछ बोलेगा। तिब्बत है चीन और भारत के बीच में, तिब्बत बोलेगा या चीन बोलेगा। मानवाधिकार वगैरह सब अपने फायदे के लिए देखा जाता है, तो किताबी बात है। दलाई लामा तो यहाँ प्रवासी सरकार बनाना चाहते थे, तिब्बतियों की सरकार। एक छोटा सा जमीन चाहते थे जहां पे तिब्बती रहे, तिब्बती सरकार रहे। इसकी अनुमति इनको नहीं दी गई, और इसी का बदला लेने के लिए 1959 ईस्वी को चीन ने लोगढ़ और लद्दाख के 1200 वर्ग मील पर अधिकार कर लिया। देखो कभी कभी निर्णय आपके हाथ में नहीं होता। दलाई लामा के केस में आप क्या इनको भगा देते, आपको मैं नेहरू बना दूं, भारत का प्रधानमंत्री बना दूं। दलाई लामा अगर आपसे शरण मांग रहे हैं तो आप कहते नहीं गेट आउट, नॉट अलाउड, वी कैन नॉट फाइट। कभी कभी आप ऐसे धर्म संकट में पड़े होते हैं, ये धर्म संकट की स्थिति, यहाँ पे आपको जानबूझ के कड़वी गोली निगलनी पड़ती है, ये स्थिति ऐसी है। और नेहरू जी ने यहाँ पे एक श्रेष्ठ व्यक्ति होने का परिचय दिया, नेहरू जी ने अवसरवादी होने का परिचय नहीं दिया।
एक श्रेष्ठ व्यक्ति होने का। पर नेहरू को परिणाम पता था, लेकिन एक तरफ गौतम, ये एक दलाई लामा को शरण देने की बात नहीं थी। मात्र क्वेश्चन एक व्यक्ति को शरण देने का नहीं था। यहाँ प्रश्न ये था कि क्या भारत अपनी विरासत और वसीयत को रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की औकात रखता है। बुद्धिज्म भारत की विरासत थी, और अगर वो दलाई लामा को शरण देने से इनकार कर दिए होते तो पूरी दुनिया का भरोसा भारत से उठ जाता कि अपनी ही थाती कोई नहीं संभाल पाए। कहीं ना कहीं ये गौतम बुद्ध और उनके वैल्यूज की बात थी, त्रिपिटक की बात थी, बुद्ध की खुद की बात थी। यू कैन नॉट डिनाई। तो ये अटैक कर दिया चाइना ने। भारत और चीन आजाद लगभग साथ ही हुए थे, लेकिन यहाँ से काम बिगड़ गया। अक्साई चीन में 1955 के बाद, जिस लग रहा था कि चीन पहले से ही तैयारी कर रहा था लड़ाई की। ये कश्मीर के दो इलाके हैं। ये जो इलाका है ऊपर वाला, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो इलाका है ये चीन के कब्जे में है, इसको अक्साई चीन कहते हैं। ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, जिसको भारत ने दो स्टेट बनाया है। तो इसकी बात करिए, ये जो सड़क है अक्साई चीन की सड़क है, इसको चीन ने पहले से ही बना रखा था ताकि ये पाकिस्तान से यहाँ से संपर्क स्थापित कर सके, एक कनेक्शन। और भारत से हमेशा सौदेबाजी की स्थिति में रहे। इस सड़क को कहते हैं काराकोरम। ये पहले ही बन चुका था। 1958 में चीन से एक मैगजीन निकल रही है, चाइना विक्टोरिया। उसमें चीनी मानचित्र प्रकाशित हुआ, जिसमें अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखाया गया। 12,000 वर्ग मील है। चीन का ये प्रधानमंत्री जो था, ये कहता था कि कभी भी सीमा का निर्धारण औपचारिक रूप से नहीं हुआ है, भारत और चीन की सीमा का निर्धारण। लेकिन 1914 में आपको याद होगा, जब शिमला समझौता हुआ था, और उस समय था हेनरी मैकमोहन। इसने भारत और तिब्बत की, चीन और तिब्बत इन तीनों की एक सीमा का निर्धारण किया था। इसमें जो लाइन आप देख रहे हैं ये मैकमोहन लाइन, दिस लाइन इज मैकमोहन लाइन। बट नाउ चाइना कंसीडर दिस लाइन। यहीं से संतोष नहीं हुआ इनको, 1562 में इन्होंने अटैक कर दिया, भारत पर आक्रमण किया। 20-21 अक्टूबर पे अटैक कर दिया रात में। भारतीय सेना इस लेवल तक नहीं सोच रही थी कि अटैक कर देगा। तैयारी नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब नेहरू जी को कुछ सूझा नहीं, विवश होकर के नेहरू जी ने 9 नवंबर 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी
को लेटर लिखते हैं और इनसे कहा कि इनको सैन्य सहायता चाहिए, हमारी सहायता करो। जैसे ही केनेडी और रूस की अमेरिका की बात नेहरू की बात शुरू हुई तो चीन डर गया कि अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा, तो इसने भारतीय सीमा से अपनी सेनाओं को हटा दिया और एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी 21 नवंबर। 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र नियंत्रण रेखा के पास खाली कर दिया। लेकिन ये जो धोखेबाजी हुई इसको नेहरू जी सह नहीं पाए, उनको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। ये मामला कुछ ऐसा था कि एक अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई के लिए दोषी साबित हो। अब भारत और चीन की सीमा के विवाद को हल करने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं। 3 प्रस्ताव सामने आए अभी तक। एक को कहते हैं कोलंबो प्रस्ताव, दूसरा एक मुक्त समझौता, तीसरा सेक्टर वाइज अप्रोच। अब इस सीमा विवाद को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई आपको साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये पिछले वाले से बेटर है साउंड सेटिंग। मैं पोल दे रहा हूं, जो बेटर है समझता है वो ट्रू लगाएगा, जो बेटर नहीं समझता वो फॉल्स लगाएगा। ये जो 12% लोग फॉल्स लगा रहे हैं उनको क्या दुविधा है बताइए। नहीं, वो इसलिए नहीं है ना कि जो सेक्शन था, जो सेटिंग थी वो सेटिंग ही मैंने विंडो अपग्रेड किया, विंडोज 11 पे आ गया। अब वो जो सेटिंग थी डिफॉल्ट सेटिंग वो गायब ही होगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड अक्साई चीन। ये जो भू क्षेत्र है ये 25,000 किलोमीटर अक्साई चीन कहते हैं। एक ये विवाद है। दूसरा विवाद हिमाचल प्रदेश के पास का जो इलाका है, यहाँ पे यहाँ लगभग 650 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसके बाद तीसरा विवाद इस इलाके में, यहाँ 1150 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन कहता है जो मैकमोहन रेखा है उसमें तो हम थे ही नहीं, हमारा देश आजाद ही नहीं था, तो ये मैकमोहन रेखा को हम मानेंगे नहीं। और वो कहता है भारत में तुम भी तो नहीं थे, तो अंग्रेज करके गए हैं। और उसका तो ये भी प्लान है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है पूरा का पूरा वही उसका ही है। कुल मिला जुला के लगभग 50,000 किलोमीटर के आसपास समस्या है सीमा की। तो श्रीलंका में चाइना की नीति सब समझते हैं। चाइना की एक ही नीति है, लूटो खाओ कमाओ अपना फायदा, यही नीति है और कोई नीति नहीं। सीधी नीति चाइना की नीति तो समझ में आती है, बाकी नीति नहीं समझ में आती। साम्राज्यवादी नीति है, अपना लाभ देखना है, दुनिया भाड़ में जाए, चाहे वो आर्थिक साम्राज्यवाद हो। चाइना के बारे में लोगों ने यहाँ तक सोच लिया कि एक आर्टिफिशियल वायरस इन्होंने बनाया है पूरी दुनिया को बीमार डालने के लिए, और गलती से इनके ही लैब में लीक हो गया और यही बीमार पड़ गए, और वैक्सीन पहले से ही तैयार कर लिया था कि वैक्सीन बेचेंगे और अरबपति बन जाएंगे।
अच्छा, ये थ्योरी आई, इट इज नॉट ओनली अमेरिका इज प्रोपोगेटिंग दिस थ्योरी, और ये थ्योरी आई और किसी ने नहीं कहा कि चाइना ऐसा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति पूरी दुनिया में बोला हो कि नहीं चाइना ऐसा नहीं कर सकता। चाइना एक चरित्रवान और नैतिक और सच्चाई को मानने वाला राष्ट्र, नॉट अ सिंगल वॉइस फ्रॉम, इवन नॉट फ्रॉम चाइना। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमने तो ये अच्छा काम किया, वो अच्छा काम किया, मैं ऐसा करूंगा। चाइना वाले भी कह रहे हैं कि हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति किसी राष्ट्र के लिए क्या हो कि अपने ऊपर लगे हुए दाग को कहने के लिए मुंह नहीं है कि ये दाग अच्छे हैं, दाग मेरे नहीं है। They don't have mouth, they don't have words. और लाख तुम डेवलपमेंट कर लो, लाख ब्रांडेड कपड़े पहन, एक इंसान की बात कर रहा हूँ, चरित्र नहीं है आपके, इसी को चरित्र कहते हैं। दिस इज द कैरेक्टर। इफ यू डोंट हैव कैरेक्टर, यू हैव नथिंग। व्हाट एवर यू हैव, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, हीरे खाते हो, सोने के बिस्कुट खाते हो, कहते ना कि धन गया तो थोड़ा गया, जीवन गया तो थोड़ा ज्यादा चला गया, परिवार खो गया तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन चरित्र खो गया तो सब कुछ हो गया। चाइना के पास भी चरित्र नहीं, इसका सब कुछ खोया हुआ है। अगर कोई, मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, भारत के ऊपर ये आरोप लगा सकता है कि भारत एक ऐसा वायरस बनाया। भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान ने बड़ा हाहाकार मचाया कि भारत में जो रॉ है वो भी आईएसआई की तरह आतंकवादियों को पैदा करता है और सीमा पे आतंकवाद फैला रहा है। किसी ने कान ही नहीं दिया, किसी ने सुना ही नहीं। अकेले चिल्लाता है, छत पे चढ़ के देखता है कहीं से कोई इको नहीं आ रही, फिर उतर आता है 2-3 घंटे चिल्ला कर। और मजा तो तब हो गया कि ओसामा बिन लादेन वहीं बैठा था, उसके घर में ही बैठा था, और अमेरिका ने इसको अरबों डॉलर दिए कि ओसामा बिन लादेन का पता लगाओ कहाँ बैठा है, और उसमें से ये अरबों डॉलर में से आधा ओसामा बिन लादेन को दे देता था। अमेरिकी गवर्नमेंट को पता चल गया कि एबटाबाद में बैठा हुआ है, 2-2 3-3 शादियां करके बीवियों के साथ, मुर्गी उर्गी पालता है। तो बड़े आराम से वो, अच्छा वो तैयारी करके आए थे पूरे, मतलब ऑपरेशन की, भयंकर ऑपरेशन होने जा रहा है उड़ी टाइप का, और इसके पास एक्सप्लोसिव होंगे, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, एटॉमिक वेपन होंगे, सारा सैटेलाइट वगैरह लगा दिया ऊपर से इसको मारने के लिए। और जब अमेरिकन पहुंचे वहां पे सुपर कमांडो, तो उनकी तरफ से 2-3 अंडे फेंके गए थे, वो भी पुराने, एक्सपायर्ड। नो गोलीबारी, नो नथिंग, नो सेना। मुर्गी भी कहती थी कि मत फेंको, ये बासी हो चुके हैं, क्यों फेंक रहे हो। एक मुर्गी तो रिजाइन कर दी कि अब मैं अंडे दूंगी नहीं, बंद कर दूंगी। इतना बड़ा अपमान। उसको बहुत मनाना पड़ा, मुर्गा ने उसको हनीमून पे ले गया था शिमला वगैरह, तब जाके उसने शुरू किया था। खैर, ये तो इनकी रेपुटेशन है पूरी दुनिया में। तो सीमा विवाद सुलझाने को 10 दिसंबर 1962 में 6 कंट्रीज ने कोलंबो में एक प्लानिंग बनाया, जिसको कहते हैं कोलंबो योजना। इस योजना में चीन से कहा गया कि पश्चिमी क्षेत्र से, यानी इस इलाके से, अपनी सेना को ये 20 किलोमीटर पीछे खींच ले, पूर्वी क्षेत्र से भी पीछे खींच ले, मध्य क्षेत्र में बातचीत करे। भारत ने कहा चलो ठीक है, चीन ने कहा सेटअप। ये क्या बात हुई, खींचने के लिए पैदा हुए हैं, तो ये योजना फेल हो गई। इसके बाद फिर विद्वानों में आपस में बातचीत हुई और एक मुक्त समझौते का समर्थन चीन ने भी किया 1960 में। इसमें कहा गया कि पूर्वी क्षेत्र को, मतलब ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, इसमें जो अंग्रेजों ने मैकमोहन रेखा खींची थी, इस मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट कर लो, फाइनल। और भारत इन इलाकों के, खासकर ये जो अक्षाई चीन का इलाका है, इसको चीन को दे दे, क्योंकि चीन ऑलरेडी हड़प चुका है। काऊ की बेबी कहीं होती है, काऊ का काफ होता है। चलो बधाई हो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। हमारे कहते हैं यहाँ बछिया भी है यूपी में।
हमारे घर काऊ को जब बेबी हुई थी तो मेरे पापा ने फोटो खींच के भेजा था न्यूली बॉर्न बेबी का। और जो पहला दूध निकलता है ना, वो दूध कुछ अलग ही टेस्ट का होता है, इसको मठार कहते हैं। उसको खाने से पेट तुरंत खराब होता है। तो तुम भी खाना। मैं क्या बोला था, अक्साई चीन। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि भारत चीन की उस चीज को मान ले, तो भारत ने कह दिया सटअप। तीसरी प्लानिंग है क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारा, सेक्टर वाइज सॉल्यूशन। भारत कहता है कि ये जो तीनों जगह तुमने डेरा डाला हुआ है, तीनों इलाके अलग अलग हैं, इन तीनों की अलग अलग से बात होनी चाहिए। तो चीन नहीं स्वीकार कर रहा है इस चीज को। तो इसी तरह से भारत और पाकिस्तान में भी डिस्प्यूट्स हैं। अब जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया, ये इलाका चीन ने लिया है, तो ये इलाका पाकिस्तान में हथिया के बैठा, गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान। अब ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये यहाँ तक आता है, ये पूरा ये सब। ये जो हरी सिंह वाला कश्मीर डिस्प्यूट मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें इस चीज को मैंने पढ़ाया था। ये पूरा अब मैंने बताया कि पाकिस्तान को पाल पोष के अमेरिका ने बड़ा ही इसीलिए किया है कि वो भारत को डिस्टर्ब करे। किया था, इनफैक्ट किया नहीं है, किया था। और पाकिस्तान का जन्म ही हुआ है भारत के विरोध के परिणाम स्वरूप, यानी पाकिस्तान का बीज ही है भारत का विरोध, सांप्रदायिक विद्वेष, हिंसा। अब लोग कहते रहे कि जैसे ही पाकिस्तान बन जाएगा सांप्रदायिक दंगे बंद हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्शन डे खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भयंकर तांडव देखने को मिला मौत का कि यमराज का भैंसा को भी डिसेंट्री हो गई। उसने कहा कि 2 दिन में उपवास पे रहूंगा। कुछ दिन मेरा खाना एक नेताजी को दे दिया जाए बिहार के, वो खाएंगे। और सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो कश्मीर का है। अब इस पर अधिग्रहण करने के लिए पाकिस्तान ने किस किस तरह से आक्रमण किया, कैसे कैसे हरी सिंह ने विलय किया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसको फिर से रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चूंकि अमेरिका की चलती थी, और भारत ने, नेहरू जी ने, बेचारे अच्छे आदमी थे वो, उन्होंने भेज दिया मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। यही मामला गड़बड़ हो गया। अब पाकिस्तान का पहले से ही पक्ष ले रहा था अमेरिका, और वो वहां मामला चला गया, तो इसने कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला कि भारत को मिले भी नहीं उसका हक और पाकिस्तान रूठे भी नहीं। और उसका परिणाम निकला कि 31 दिसंबर 1948 को दोनों सेनाएं जहां पे थी उसी को सीमा मान लिया। अभी तक वही चला रहा है। यानी ये बहुत बड़ा इलाका है, 84,160 किलोमीटर स्क्वायर। और तो और ये जो बाकी का इलाका बचा था, इसको भी हमारे जो अलगाववादी पाकिस्तानी नेता थे, वो इसको धारा 370 के अधीन रख करके स्पेशल स्टेटस दे करके कभी कभी सपना देखते थे और सपनों की तामीर भी करते थे कि ये भी इलाका पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। तो इसको कहते थे फ्रीडम मूवमेंट। ये तो भला हो मोदी जी का कि उन्होंने उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। तो अब इस पे आतंकवाद का पूरा परचम लहरा रहे थे। धारा 370 खत्म, नहीं तो इस इलाके की भी कोई गारंटी नहीं थी। ये तय किया गया था कि जनमत संग्रह के द्वारा निर्णय होगा कि ये इलाका कहाँ जाएगा, जहां पे ऑक्यूपाई किया गया है। तो इसके लिए 2 शर्तें थी, प्री कंडीशन की पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपनी सेना को वापस बुला ले, और श्रीनगर को राजधानी मान के वो पूरे इलाके में उसका। तो ये संभव ही नहीं हुआ, न पाकिस्तान ने सेना बुलाया, न जम्मू संग्रह हुआ। 1965 में कच्छ का रण है, अब गुजरात में कच्छ पे अटैक कर दिया पाकिस्तान ने। लेकिन भारतीय सेनाओं ने इनको छठी का दूध याद दिला दिया। तो ये लड़ाई थी अप्रैल 1965 में। समझौता भी हुआ। समझौते की, हाँ, 370 का भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ये भी है कि पाकिस्तान को भी वापस ले लो, इंडिया में बृहत्तर भारत का निर्माण, अफगानिस्तान भी भारत में, पाकिस्तान भी भारत में, ये सारा वर्मा इत्यादि सब भारत में, श्रीलंका भी भारत में, और होना भी चाहिए अखंड भारत।
अप्रैल में ये हार करके गए, अभी समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी, फिर अगस्त में अटैक कर दिया उन्होंने, 2 बार अटैक। छम्बजौरिया वाला इलाका है इधर, इससे पाकिस्तान की सेनाएं भारत में घुस आई। अभी अटैक करने में तो क्या मजा आता है, इनको हारने में क्या मजा आता है। ये मामला कुछ ऐसा है कि 2 पड़ोसी हैं, दोनों पहले भाई थे, पट्टीदार हैं। तो ये जो भाई है, ये बड़ा भाई है, ये अमीर आदमी है, क्या है, रिच। इसके अपने बिजनेस है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, उसको डील कर रहा है। ये जो छोटा भाई है, इसके पास कुछ नहीं है। तो इसके पास बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, 2-3 बीवी भी है, 25-30 बच्चे भी हैं, खाने पीने को आता नहीं, कुछ है नहीं। तो अब इसकी तरफ जब निगाह उठा के देखते हैं तो इनको आग लग जाती है। और इनकी जो बीवी और बच्चे हैं वो इनको जीने नहीं देते, कहते अरे तुम भी कुछ करो, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ चला गया। तो ये जो मियाँ साहब है, कहते हैं मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं करने में क्या करूँ, तुम ही बताओ बेगम। अरे कुछ नहीं कर सकते हो, डिस्टर्ब तो कर सकते हो, उसको डिस्टर्ब करो, उसकी तरक्की तो रुकेगी। मान लो तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, 100 कदम चलने का, डिस्टर्ब करोगे तो 10 ही कदम चल पाएगा, 90 कदम का तो फायदा हुआ इसके नुकसान का, इसका जितना नुकसान उतना ही मेरा फायदा। अच्छा ये बात है बेगम, ठीक है, कल से ही मैं छत पे चढ़ के गालियां दूंगा। अब ये छत पे चढ़ के कभी इसके घर में घुस जाता है, कभी कुत्ता छोड़ देता है, कभी मुर्गियां छोड़ देता है, कभी अंडे के छिलके फेंक देता है। फिर एक दिन ये पकड़ करके बड़ा भाई इसको कूट देता है अच्छे से। तो जब तक वो चोट का दर्द बना रहता है तब तक ये अपने घर में रहता है। फिर इसको लगता है कि डिस्टर्ब करना फिर चाहिए, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं लाइफ में, दे डोंट हैव एनीथिंग इन देयर लाइफ। यही हालत है पाकिस्तान की। मतलब अप्रैल में मार खा के वापस लौटे तो फिर अगस्त में फिर मार खाने आ गए। इनको मार खाए बिना नींद नहीं आती। तो घुसपैठ इन्होंने इधर से किया और सेना कश्मीर में भेजा गुपचुप। इन्होंने ये सोचा कि कश्मीर की जो जनता है वो पाकिस्तानियों का साथ देगी और भारत का अटेंशन इस इलाके पे रहेगा और हम कश्मीर को मिला देंगे। लेकिन कश्मीर की जनता ने इनकी सेना को सहायता ही नहीं दी। सरकार को सहायता देनी शुरू की इनको बाहर निकलने के लिए। और भारत की सेनाएं सियालकोट होते हुए लाहौर में चली गई, लाहौर तक चली गई। लाहौर का जो हवाई अड्डा था वो भारतीय अधिकार में आ गया। 48 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। देश के अन्य देश भी चिंतित हो गए विश्व के। बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सामने आया और फिर युद्ध विराम हुआ। लाहौर को बड़े आसानी से कब्जा कर सकता था भारत, लेकिन भारत ने कब्जा छोड़ दिया। नहीं, मोदी जी ने अलग सिस्टम, पाकिस्तान को जहमत उठानी पड़ती थी कि भारत में आकर के मार खा के जाए। मोदी जी ने कहा कि ऐसा मत करो, हम खुद ही आके तुम्हारे घर में तुमको पीट के चले जाया करेंगे। तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया कि तुमको आना भी क्यों पड़े, तो टेंशन वहीं पे हो जाए करेंगे। तो टाइम टाइम से भारतीय सेना जाती है, उनको कूट के चली जाती, तो उनका भी शौक पूरा हो जाता है, 2-4 दिन की मोहलत मिल जाती है। तो ये जो 1965 का युद्ध था, ये 1966 में ताशकंद में इसका समझौता हुआ, जिसको ताशकंद समझौता कहते हैं। इसकी प्रमुख शर्तें क्या है कि 5 अगस्त 1965 की जो स्थिति थी वो बना ली जाए, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए, राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाए, प्रचार को रोका जाए, दूसरे के घर में अंडे के छिलके न फेंके जाए, मैत्री बढ़ाया जाए, युद्ध बंदियों की अदला बदली कर दिया जाए। ये सब थे जो कि पाकिस्तान कभी नहीं मानता। 10 जनवरी 1966 को 9:30 बजे ताशकंद समझौते में हस्ताक्षर किया गया और पता नहीं क्या हुआ, ये भी एक रहस्य है कि शास्त्री जी की डेथ हो गई और भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। उसके बाद फिर आगे का एपिसोड हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज का समय आपका पूरा हुआ। ये 1965 के युद्ध का दृश्य है। ये 1971 में एक मूवी भी बनी इस पर, गाजी अटैक। ठीक है, तो आज आपका न्यू कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, आप सभी को पता ही होगा। शाम को 9 बजे रात में हिस्ट्री है, 6 बजे पेपर 1 है। ये दोनों सभी ज्वाइन करेंगे। 5:45 पे क्लास नहीं, क्लास अब 6 बजे से हुआ करेगी। तो इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, मुझे भी जाना है अभी, और मिलते हैं अगली क्लास में।